अभी तक आपने सुना, मीता जब इंटरव्यू में अंदर गई तो बोर्ड सिर्फ इसी बात से ही प्रभावित हो गए थे कि एक सब्जी बेचने वाले परिवार ने अपनी बहू को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। ये उसका प्लस पॉइंट था। बाकी इंटरव्यू तो उसका बहुत अच्छा गया था। दोनों प्रसन्नता से घर वापस आ गए। अब आगे कुछ दिनों बाद लगभग 1.5 वर्ष की मेहनत का परिणाम आ ही गया। उसकी 23वीं रैंक थी और ये निश्चित हो गया था कि उसे कोई बड़ा पद मिलेगा। उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी। उस दिन सुबोध देर से घर पहुंचा। उसे परिणाम के विषय में कुछ पता नहीं था। वो घर पर आया तो मीता बोली, सुबोध, आज पीएससी का रिजल्ट आ गया है। सही में आ गया? तो क्या हुआ तुम्हारा? वो उत्साहित हो गया। कुछ नहीं, सब निरर्थक हो गया। मीता दुखी होने का दिखावा करते हुए बोली, अच्छा, पर रैंक कितना आया? सिर्फ 23वां। क्या? क्या बोली तू? ओ गॉड! ओ मीता! कहकर वो उसे जोर जोर से चूमने लगा। हे भगवान, तुमने आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। उसने मीता को सीने से लगा लिया। वो बार बार उसे चूम रहा था। फिर अचानक जोर जोर से रोने लगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा रोना स्वाभाविक है सुबोध। मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगी। जितना मन करे रो लो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरी सफलता नहीं है, ये पूरी तरीके से तुम्हारी सफलता है। वो अपनी उंगलियों से उसे आंसू पोंछने लगी। सुबोध बहुत देर तक रोता रहा और मीता उसे चुप भी नहीं करा रही थी। वो जानती थी कि सुबोध के लिए कितना अनमोल पल था। वो वहीं उसके पास बैठ गई। सुबोध फिर रोता और वो फिर से उसके आंसू पोंछती। वो प्रतीक्षा कर रही कि सुबोध कब चुप होगा। काफी देर तक रोने के बाद सुबोध चुप हो गया। तुम्हें इतना मारूंगा मीता? तुमने मुझे डराया क्यों? डर के बाद तुम्हारी खुशी देखने के लिए, ये आंसू देखने के लिए। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है मुझे रोता देखकर? नहीं, मुझे ये देखकर मजा आ रहा है कि तुम्हारे आंख और नाक दोनों बह रहे हैं और तुम्हें पोंछने का होश नहीं है। मार दूंगा तुमको, बता रहा हूँ, सुबोध बोला। क्या सचमुच? नहीं, बिल्कुल। उसने उसे चूम लिया। उसने आगे कहा, 23वां रैंक है, मतलब कोई अच्छा बड़ा पोस्ट तुमको निश्चित रूप से मिल जाएगा। डिप्टी कलेक्टर मिलने की तो कोई संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद का कोई भी पोस्ट मिल सकता है। कल तक तो शायद पद आवंटन की सूची आ जाएगी। अब तो तुम साहब हो जाओगी। हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगी? अब मैं तुमको मारूंगी, बता रही हूँ। दिमाग खराब मत करो मेरा। अच्छा, नहीं करूँगा भाई। घर में माँ पिताजी को बताए कि नहीं? सुबोध पूछा। तुमको छोड़कर सबको पता है। अच्छा, और अपने घर में मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को बताया कि नहीं? नहीं, थोड़ा डर लग रहा है। कल आवंटन आ जाने दो, फिर बताऊंगी। इसी तरह तुम हमेशा टालती जाती हो मीता। आखिर वो तुम्हारे माता पिता हैं। चाहे जितना भी नाराजगी व्यक्त करें, तुमको तो हमेशा उनके बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जानबूझकर अब तक तुमने मुझे दोषी बना रखा है। उनको पक्का लगता होगा कि मैं तुमको उनसे बात करने के लिए मना करता हूँगा। उनको यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी इस परिवार के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी अपने माता पिता के लिए भी है। शायद तुम ठीक कहते हो सुबोध। मैं उनको फ़ोन नहीं करूँगी, सीधे घर जाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? भगा देंगे ना, घर में घुसने नहीं देंगे ना। फिर भी मैं वहीं घर के बाहर बैठी रहूँगी। देखती हूँ कब तक नहीं मानते हैं। हाँ, तुम अभी घर अंदर मत आना। तुम बस मुझे घर के बाहर तक छोड़ जाना। अगर मेरी से नाराजगी दूर हो जाती है तब मैं तुम्हें ले चलूंगी। ठीक है मीता, जैसा तुम कहो। दूसरे दिन जब पद आवंटन की सूची आई तो मीता को आयकर अधिकारी का पद मिला था। मीता तो खुशी से पागल हो गई थी। वो जल्द से जल्द अपने माता पिता को इसके बारे में बताना चाहती थी। 3 सालों बाद अपने माता पिता को सिर्फ देख लेने के नाम से ही वो रोमांचित थी। हालांकि बीच बीच में भाई से उसकी बात होती रहती थी, परंतु आज वो माँ के सीने से लगकर रोना चाहती थी। दोनों जब नहा धोकर तैयार हो गए तो सुबोध ने उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया और बोला, मीता, कोई कितना भी नाराज हो, तुम अपना धैर्य बनाए रखना। अगर वो तुम्हें घर से बाहर जाने को कहे तो वहीं बैठे रहना, और जब घर आने का मन करे तो मुझे फ़ोन कर देना। मीता डरते घबराते हुए घर में घुसी। उसने देखा कि हॉल में कोई नहीं बैठा है, लेकिन किचन से आवाज़ आ रही है तो उसे थोड़ा सा सुकून हुआ कि शायद पापा बेडरूम में हो। और वैसे भी वो पहले मम्मी से मिलना चाहती थी। वो धीरे से किचन की ओर बढ़ी और गेट से अंदर झाँका तो मम्मी नौकरानी से बातें कर रही थी। मम्मी, उसने आवाज़ दिया। मीता! श्यामा देवी एकदम से चौंक गई। उसने पलट कर देखा। वाकई मीता खड़ी थी। वो तेजी से नजदीक आई, तड़ाक से झापड़ लगाई और खींचकर उसको सीने से लगा ली। मीता भी अपनी माँ के सीने से लगकर टूट गई।
वो भी फपक कर रो पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, कहकर वो लगातार रोती रही। बहुत देर तक वो अपनी बेटी को सीने से लगाई रोती रही। तुझे अब याद आई हमारी मीता? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। फिर तूने इतने साल अपने माँ बाप की चिंता क्यों नहीं की? क्या तुझे हम लोग याद नहीं आते थे? ऐसा मत बोलो माँ। मैंने हर दिन हर पल आप लोगों के प्यार के बगैर कैसे जिया है, ये मैं जानती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की माँ कि आपसे बात कर सकूं, पर जब भी फ़ोन करती थी, फ़ोन पापा ही उठाते थे। मेरी उनसे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी माँ। तुम ही बताओ मैं क्या करती? वो तो तेरे पापा हैं बेटा, मार थोड़ी डालेंगे। तू उनसे घबराती क्यों है? ये जितना उनका घर है उतना ही तेरा भी घर है। घर से तुझे निकाल देंगे तो क्या तू वापस नहीं आएगी? वापस ही तो आई हूँ माँ। पहले क्या बोल कर आती? तब तो मैं सब्जी बेचने वाली परिवार की बहू थी। मैं सुपरवाइजर की पत्नी हूँ बोलती तो और तकलीफ होता उनको। पर आज परिस्थितियाँ अलग है माँ। आज नई क्या बात हो गई बेटा? आज मैंने उनके सपने को पूरा किया है माँ। आज ही मैं आयकर अधिकारी बनी हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, पापा का सपना था ना कि उनकी बेटी एक दिन लोक सेवा आयोग में चयनित होकर अधिकारी बने, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन भी तो बीए में करवाया था। हाँ, तुम सही बोल रही हो। उनको तुमसे बहुत उम्मीदें थी बेटा। तुमने अपनी मर्जी से शादी करके उनका पहला सपना तोड़ दिया था, परंतु इस बात से कि तुमने जी जान लगाकर उनका सपना पूरा किया, वो शायद पिघल जाए। बेटी, जब माता पिता के अरमान तोड़ती है तो कितनी तकलीफ होती है, उसका तुम्हें एहसास नहीं है बेटा। जाओ अपने पापा से मिलो। वो डांटे तो चुप रहो, उनसे माफ़ी मांगो। नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज़ आप बात करो ना। आप बोलोगी तब मैं करूँगी। तभी हाल से आवाज़ आई, श्यामा, मेरी चाय ले आओ। जी लाई। मीता तू चल ना, माँ बोली। नहीं माँ, पहले आप जाकर बात करो प्लीज़। श्यामा देवी चाय लेकर हाल में चली गई और मीता वहीं किचन में रुक गई। सुनिए जी, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो। आप नाराज़ तो नहीं होंगे? अब बोलो भी। आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। क्यों बात करनी है तुमको? जब उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जी, उसको फ़र्क पड़ता है। तभी तो उसने आपके सपने को पूरा किया है। अच्छा, मेरा तो एक ही सपना था श्यामा कि मैं बड़ी धूमधाम से उसकी शादी किसी अच्छे घर में करूं, परंतु वो तो हमको धोखा देकर भाग गई। वो सपना तो उसने मेरा चकनाचूर कर दिया। उसने आपका दूसरा सपना पूरा किया है जी। मेरा कोई और सपना नहीं था श्यामा। था। आप नहीं चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बने? हाँ, चाहता था, परंतु उसने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी शादी करके। सब्जी बेचकर बनेगी वो अधिकारी? हाँ, बन गई है जी। आज सुबह ही पीएससी का रिजल्ट आया है और आपकी बेटी आयकर अधिकारी बन गई है। चाहे तो आप पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें सबका नाम दिया है। मिस्टर शर्मा ने पेपर उठाया और अपनी बेटी का नाम ढूंढने लगे। मीता शर्मा, रैंक 23, पद आवंटित आयकर अधिकारी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कई बार पेपर पर मीता शर्मा नाम को अपनी उंगलियों से सहलाया। वो उसको बेहद प्यार करते थे। अचानक उन्होंने पेपर को पटक दिया। मैं देख रही हूँ आप रो रहे हैं। श्यामा देवी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है इससे? उसने हमारी कभी सुध ली? उसके माँ बाप जिंदा है कि मर गए? उसने कभी तुमसे बात की या मुझसे बात की? इतनी बड़ी खबर है, वो खुद बताने नहीं आ सकती थी। बताने आई है जी। क्या कहा तुमने? इधर आओ बेटा। मत बुलाओ उसे, मुझे नहीं मिलना। मीता आकर पापा के पैरों पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। श्यामा, इससे कहो कि ये यहाँ से चली जाए। उसके पापा की आंखों में आंसू थे। ऐसा मत बोलिए पापा, प्लीज़ मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। श्यामा, तुमने सुना नहीं? इसको बोलो यहाँ से चली जाए। ऐसा कहकर वो उठकर बाहर निकल गई। मीता वहीं बैठकर रोती रही। इतने दिनों की नाराज़गी इतनी आसानी से नहीं जाएगी मीता। तुम्हें उनको बार बार मनाना पड़ेगा। वो तुमको बहुत चाहते बेटा। तुम बस थोड़ा समय दो, वो मान जाएंगे। तुम बस थोड़ा सा धैर्य रखो और चिंता मत करो। तुम उनको बताओ ना माँ कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। क्या करूँ मैं बताऊँ जिससे उनका प्यार फिर से हासिल कर सकूँ? मैं बोल रही हूँ ना बेटा, उनको थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। अब तुम जाओ, नहीं तो घर में तनाव बना ही रहेगा। उनको थोड़ा शांत होने दो, फिर आना। मैं उनको मनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है माँ, कहकर उसने सुबोध को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर में सुबोध आया और उसे ले गया।
2-3 घंटे बाद जब मिस्टर शर्मा घर आए तो पूछा, वो चली गई? वो रुकती तो आप उसे रुकने देते? तुम मुझसे बहस कर रही हो? मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला? उसका मन करे तो रुके, मन करे तो जाए। आप उसके पिता हैं, आप रोकोगे तो क्यों नहीं रुकेगी? इस रिश्ते की समझ है उसको? मिस्टर शर्मा बोले। समझ नहीं होती तो क्या वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए इतना मेहनत करती? आप समझते क्यों नहीं हो? वो मुझसे ज़्यादा आपको प्यार करती है। अब मुझे नहीं सुनना श्यामा, तुम बहस मत करो। क्यों ना करूँ बहस? वो इस घर की बेटी है, मेरी बेटी है। वो आएगी और ज़रूर आएगी। देखती हूँ मैं आप कैसे रोकते हो। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, बस मैं उससे बात नहीं करूँगा। मीता कुछ दिनों तक घर नहीं आ पाई और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। नज़दीक के ही शहर में उसे पोस्टिंग मिली थी। वो आराम से घर से आ जा सकती थी और ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही उसे प्रशिक्षण के लिए प्रशासन अकादमी जाना था। मीता सुबोध के साथ जाकर ज्वाइनिंग दे आई। सुबोध, मैं प्रशासन अकादमी से जाने से पहले फिर से एक बार घर जाना चाहती हूँ, मीता ने कहा। बिल्कुल मीता, तुमको अपने पिताजी से फिर से बात करनी चाहिए। तो फिर चलो मुझे लेकर। सुबोध उसे लेकर उसके घर छोड़ आया। जिस वक्त वो घर पहुंची उसके पापा नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। माँ, ओ आओ बेटा, तुम्हारे पापा तो बाहर गए हैं बेटा। मुझे उनसे फिर से माफ़ी मांगनी थी। जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे मैं उनसे माफ़ी मांगती ही रहूँगी। मैं नहीं जानती तुम दोनों बाप बेटी का क्या नाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो, फिर भी बातचीत बंद है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो माँ। यदि पापा के ऊपर कोई विपत्ति आए तो मैं जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। पहले भी मेरी वजह से उनको एक बार तकलीफ पहुंच चुकी है। आप दोबारा उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा, तुम उन्हें बता देना कि मैं आई थी। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर उसने सुबोध को बुलाया और घर चली गई। दूसरे दिन सुबोध उसको लेकर प्रशासन अकादमी पहुंचा। सामने गेट पर ही अंजलि मिल गई। हाय अंजलि। ओह हाय मीता डार्लिंग, क्या हाल है? ये जीजा जी हैं? हाँ, ये सुबोध है मेरे पतिदेव, और ये मेरी प्यारी दोस्त अंजलि। उसका चयन आयकर निरीक्षक के लिए हुआ है। हाय जीजा जी, आपकी बीवी तो मेरी अधिकारी हो गई। भाई बॉस तो बॉस है, अब दोस्ती कहाँ रहेगी? तो फिर शुरू हो गई। एकदम चुप कर। ये बता, तूने रजिस्ट्रेशन करा लिया? और रूम कौन सा मिला तुझे? अभी नहीं कराया यार। चलो एक साथ ही कराते हैं और एक ही रूम के लिए ट्राई करते हैं। दोनों रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गए और किस्मत से दोनों को एक रूम ही प्लाट हो गया। फिर वो दोनों रूम पर जाकर सामान छोड़ आए और सुबोध को रोड तक छोड़ने आए। अच्छा सुबोध, अब तुम निकल जाओ। अब चिंता की उतनी बात नहीं है। मेरी रूम पार्टनर अंजलि जो है। ठीक है मीता, अपना ध्यान रखना और कोई आवश्यकता हो तो फ़ोन कर देना, सुबोध बोला। हाय, ये देख कर तो मेरा जी मचल जाता है। काश मुझे भी कोई छोड़ने आता और बोलता अपना ध्यान रखना। अंजलि छेड़ते हुए बोली। तू चुप कर। नहीं, नहीं, आप लोगों को एक दूसरे को चूमना हो तो मैं पलट जाती हूँ। आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन। ये कहकर वो पलट गई। बदमाश, तुझे तो बहाना चाहिए बस छेड़ने का। तुम जाओ सुबोध, ये ऐसी ही है, कहकर उसने अंजलि को वापस पलट लिया। चलो बाय, चलता हूँ, कहकर सुबोध निकल गया और दोनों अपने कमरे में वापस आ गए। अंजलि, हमारे साथ कौन कौन से सर्विस वाले लोग ट्रेनिंग में आए हैं? डीएसपी लोग ट्रेनिंग में आए हैं। डीएसपी और लेखा अधिकारी हैं शायद। मतलब 30-40 लोग तो आराम से होंगे ना? हाँ, उतने तो होंगे ही, अंजलि बोली। गुड, चलो अच्छा है। हम लोग 2-4 लोग ही रहते तो बोर हो जाते, मीता बोली। हाँ, तुम सही बोल रही हो। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तू भी ढूंढ लेना इसी में से किसी को। देखते हैं कोई मुझे भी पसंद करता है कि नहीं। मेरे पास तो कोई बड़ा पद भी नहीं है यार। क्यों, आयकर निरीक्षक भी तो अच्छा पोस्ट है। हाँ, अब सो जाओ, कल से क्लास जाना है। दूसरे दिन से उनकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे कर लोग आना चालू हो गए और 2-3 दिनों में पूरी क्लास भर गई। अब वो लोग 28 डीएसपी, 3 आयकर सेवा और 3 लेखाधिकारी थे जो एक ही क्लास में बैठकर पढ़ते थे। एक दिन मीता जब क्लास में पहले से आई थी तब एक लड़का अंदर आया। मैडम, आपका नाम जान सकता हूँ? उसने कहा। मीता, मीता शर्मा। अच्छा, अच्छा, आप आयकर अधिकारी हैं ना? हाँ। और कहाँ की रहने वाली है? यही नज़दीक के शहर की। तभी कुछ लोग क्लास में अंदर आ गए और वो लड़का पीछे जाकर बैठ गया। अंजलि भी मीता के पास आकर बैठ गई। वो पीछे एक लड़का बैठा है, वो आज मेरा नाम पता पूछ रहा था, मीता बोली। तो इसमें क्या विशेष बात है? वो तो सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, तू व्यर्थ ही सोचती रहती है। पर मुझे उसका एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इन सब बातों पर ध्यान मत दिया कर, अंजलि बोली। अच्छा ठीक है। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर अंजलि जब क्लास में 5 मिनट पहले आ गई थी तो वही लड़का अंदर आते दिखा।
ओह हेलो मैडम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मीता कुछ बोलती उससे पहले ही वो बैठ गया। आपने उस दिन बताया नहीं था कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? बताया ना, यहीं पास के शहर की रहने वाली हूँ। और आपके पिता क्या करते हैं? वो पीडब्ल्यूडी में संयुक्त सचिव हैं। हो सकता है वो एक आध दिन हमारी क्लास लेने भी आए। मीता ने थोड़ा प्रभाव दिखाने के लिए बताया। अच्छा, अच्छा, मेरा नाम दीपक साहनी है, डीएसपी हूँ और यहाँ के जो सांसद हैं उनका बेटा हूँ। तभी क्लास में काफ़ी लोग अंदर आ गए और वो लड़का फिर से पीछे जाकर बैठ गया। अंजलि भी मीता के बगल में आकर बैठ गई। अंजलि, वो लड़का कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तू है ही है इतनी सुंदर मेरी जान। मजाक की बात नहीं अंजलि। उसने तुझसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अंजलि बोली, नहीं की तो नहीं है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सुबोध को बता दूं क्या? जीजा जी को बताओगी तो वो और तनाव में आ जाएंगे। अगर वो कुछ बदतमीजी करता है तो अपने डायरेक्टर को बताएंगे ना। तू चिंता क्यों करती है? चल ठीक है। अगले दिन से वो जल्दी आना बंद कर दी ताकि वो लड़का फिर अकेले में बात ना कर सके। एक दिन शाम को देर तक क्लास हुई। जब सभी लोग बाहर निकल कर आए तो अंधेरा हो चुका था। अंजलि और मीता बात करते हुए धीरे धीरे आ रहे थे। तभी अचानक दीपक सामने आ गया। हेलो मैडम। अरे आप फिर आ गए? मीता ने कहा। हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, मुझे जल्दी जाना है। आज तो अंजलि भी साथ थी, इसलिए मीता थोड़ी हिम्मत दिखा रही थी। मैडम, मैं जिस दिन से तुमको देखा हूँ एकदम पागल हो गया हूँ। मुझसे शादी कर लो। पागल हो गए हो तुम? मैं शादीशुदा हूँ। 3 सालों से शादीशुदा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मीता जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाँ, पागल हो गया हूँ। तुम्हारा पति वही है ना जो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का सुपरवाइजर सुबोध? क्या दिया है उसने तुमको? एक बच्चा तक तो नहीं दे पाया। मुझे सब पता है। तड़ा! मीता ने एक जोरदार तमाचा मारा उसको। उसकी आंखों में चिंगारी थी। एक लफ्ज भी और बोला तो दोबारा मारूंगी। मीता गुस्से से कांप रही थी। देखो मैडम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस थप्पड़ की कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। अब तो मैं तुमसे शादी ही करूंगा। तुम देखती रहना। तुमको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। बदतमीज, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर मारूं या क्या तुझे? मीता अब भी गुस्से में कांप रही थी। जा रहा हूँ मैडम, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने इसकी चर्चा किसी से की तो तुम्हारी जान जाएगी या उसकी जान जाएगी। ऐसा कहकर वो चला गया। मीता और अंजलि अपने रूम में आ गए। मीता बेड पर बैठकर रो रही थी। चुप हो जाओ मीता, तुम तो बहादुर लड़की हो। तुमने तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। ये तो मामूली सी चुनौती है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, कल डायरेक्टर सर को जाकर उसकी शिकायत करते हैं। हो सकता है उसके बाद वो तुमको परेशान करना बंद कर दे। मैं क्या करूं अंजलि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो अब भी सुबक रही थी। सुबोध को बता दूं क्या? उसे ये सब बता दूंगी तो वो ये सब सह नहीं पाएगा। मैं एकदम कसमकस में हूँ अंजलि। देख मीता, जीजा जी के नेचर के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात बताना उसके लिए अपमानजनक है। तू सोच ले क्या करना है, जीजा जी को बताना है या नहीं बताना है। फिर दीपक ने उसे जान से मार देने की भी धमकी दी है। वो बड़े बाप का बेटा है, ऐसा कर भी सकता है। तू अच्छे से एक बार सोच ले। तभी सुबोध का फोन आया। हेलो मीता, क्या हाल चाल है? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ सुबोध। घर पर सब ठीक है? तुम्हारी आवाज में वो खनक नहीं है। कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं सुबोध, बस ऐसे ही थोड़ा थकान फील कर रही हूँ, इसलिए शायद तुमको लगा होगा। अच्छा तो खाना खाकर आराम करो, मैं कल सुबह बात कर लूंगा, ठीक है? चलो अब रखता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। और उसने फोन रख दिया। तुमने बताया क्यों नहीं मीता? अंजलि ने पूछा। थोड़ी डर गई हूँ अंजलि। ऐसा सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं किया। तुम्हारी बात सच भी हो सकती है। अगर उसने सुबोध को नुकसान पहुंचाया तो मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, पर हम अपनी फाइट तो कर ही सकते हैं, अंजलि बोली। हाँ, एक पत्र बनाकर लिखित में शिकायत करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। और दोनों सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि मीता की आंखों में नींद जा चुकी थी। दूसरे दिन अंजलि और मीता डायरेक्टर सर के चैम्बर के सामने खड़े थे और अंदर बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी कॉल बेल बजा। चपरासी ने कहा, जाइए, आपको साहब बुला रहे हैं। सर, वी कम इन सर? हाँ हाँ, आइए बैठिए। बताइए क्या बात है? सर, आपसे पिछले दिनों घटी कुछ घटनाओं के बारे में बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर, मेरा नाम मीता है। मैं आयकर अधिकारी हूँ और नज़दीक के शहर से आई हूँ। मेरे पिता पीडब्ल्यूडी विभाग में संयुक्त सचिव हैं और मेरी शादी 3 साल पहले से ही हो चुकी है। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है? सर, हमारे साथ यहाँ डीएसपी लोगों की भी ट्रेनिंग चल रही है। उसमें एक लड़का है दीपक साहनी। अच्छा, वो सांसद का बेटा? डायरेक्टर बोले। हाँ जी सर, वही। वो कुछ दिनों से
उसने हद ही कर दी है। उसने कहा कि वो जबरदस्ती मुझसे शादी करेगा और ना करने पर जान से मार देने की धमकी दी है। ओह, ये तो बिल्कुल बुरी बात है। उसकी शिकायतें पहले भी आ चुकी है। वो है थोड़ा बदतमीज। ऊपर से उसके फादर उसकी इन सब हरकतों पर सपोर्ट करते हैं और तो और अपने रसूख का इस्तेमाल करके अब उसको डीएसपी भी बना दिए हैं। पता नहीं ये लड़का भविष्य में क्या गुल खिलाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुमने लिखित शिकायत की है तो मैं उसको नोटिस दूंगा और फिलहाल अभी तुम्हारे सामने ही बुलाकर चेतावनी देता हूँ। उन्होंने कालबेल बजाकर चपरासी को उसे बुलाने के लिए भेजा। देखो बेटा, मेरी चेतावनी के बाद भी वो माने इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम उससे जितना अलग हो सके रहो और उससे बात मत करो। सर, मैं कहाँ बात करना चाहती हूँ उससे, वही मुझे घेरने की कोशिश करता रहता है। तभी वो लड़का दीपक अंदर आया। सर, आपने बुलाया? वो मीता और अंजलि को तिरछी निगाह से देख रहा था। हाँ, मैंने बुलाया। मीता ने लिखित शिकायत दर्ज किया है कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की धमकी दी है और नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। क्या यह सच है? नहीं सर, बिल्कुल सच नहीं है। मैंने उसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ये झूठ बोल रही है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। कल शाम को तो मीता के साथ मैं भी थी, इसी बात की गवाह हूँ, अंजलि ने कहा। देखो दीपक, मैं जानता हूँ कि ये सब सच है। मैं तुमको लिखित में नोटिस जारी कर रहा हूँ। उत्तर के साथ चुपचाप माफीनामा लिख कर दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और इस लड़की से दूर रहो, नहीं तो मुझे तुम्हारे ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। जी सर। वो चुपचाप खड़ा था। अब तुम जा सकते हो, डायरेक्टर बोले। आप लोग बेटा उससे दूर ही रहो, जाओ अपने क्लास में। दीपक बाहर ही खड़ा था। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, दीपक बोला, ये आप अच्छा नहीं किए मैडम, अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो बोला और चला गया। मीता भी उसे अनसुना करके क्लास में चली गई। शाम को दीपक ने अपने पिता को फ़ोन लगाया। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो दीपक, क्या बात है? सांसद महोदय बोले, यहाँ एक आयकर अधिकारी ट्रेनिंग में आई है। उसका नाम मीता शर्मा है। वो अपने पीडब्ल्यूडी में जो संयुक्त सचिव शर्मा जी हैं, उनकी बेटी। मुझे वो पसंद है और अब उससे शादी करनी है। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं जाकर उसके फादर से बात करता हूँ, वो क्यों नहीं मानेंगे? दिक्कत है पापा, वो शादीशुदा है। 3 साल पहले ही उसकी शादी हो गई है, हालांकि उसका कोई बच्चा नहीं है। तू पागल हो गया दीपक? दुनिया में लड़कियों की क्या कमी है जो तू उसी को पसंद किया? नहीं पापा, मुझे तो उसी से शादी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। उसने मेरा अपमान किया है, मुझे वो चाहिए ही। आप कुछ भी करिए लेकिन मुझे वही चाहिए। उसका परिवार तैयार नहीं होगा बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता पापा, आप चाहे उसके फादर को सस्पेंड करने की धमकी दो या उसके हस्बैंड को मारने की धमकी दो, जो भी करो, लेकिन उसको मजबूर करो कि वो मुझसे शादी करे। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। दूसरे दिन सांसद महोदय मिस्टर शर्मा के घर पहुंच गए। जैसे ही शर्मा जी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सांसद महोदय खड़े थे। अरे आइए साहिनी जी, प्लीज प्लीज अंदर आइए। आइए बैठिए, आपसे कुछ चर्चा करनी थी शर्मा जी। हाँ बताइए। ये बताइए, आपकी पत्नी बच्चे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, मुझे पता चला था कि आपकी लड़की ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। हाँ आपने सही सुना है साहिनी जी, मेरी नाराजगी के बावजूद उसने अपनी मर्जी से एक सब्जी वाले से शादी कर ली थी। तो क्या वो वहाँ खुश है? खुश ही होगी, तभी तो आज तक शिकायत नहीं की थी। अब तो और शिकायत नहीं करेगी, क्योंकि अब वो आयकर अधिकारी बन गई है। और आप खुश हैं? क्या बताऊं, लड़की का बाप हूँ। चाहता तो था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से किसी अच्छे घर में कराता, पर इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। उसके कोई बच्चा है क्या शर्मा जी? नहीं, आज तक तो नहीं है, और मुझे जानकारी भी नहीं है कि क्यों उन्होंने अब तक बच्चा प्लान नहीं किया। मैं बताता हूँ शर्मा जी, क्योंकि लड़के में ही खराबी है। आपकी बेटी तो ठीक है। आपको कैसे पता? शर्मा जी पूछे। वो जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वो मेरी फैमिली फ्रेंड है। पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? शर्मा जी ने फिर पूछा। देखिए शर्मा जी, मेरा एक ही बेटा दीपक है। वो डीएसपी में चयनित हुआ है और फिलहाल प्रशासन अकादमी में आपकी बेटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये क्या बोल रहे हैं साइनी जी? उसकी शादी तो हो चुकी है। देखिए, जब दीपक उसको पसंद किया तो ये बात नहीं जानता था, पर अब तो जानता है ना, और आप भी जानते हैं। ये कैसे संभव है? देखिए शर्मा जी, उसको तो बच्चा है नहीं। आप चाहें तो दोनों को अलग करके उसकी शादी दीपक से करवा दीजिए। ये नहीं हो सकता साइनी जी। मैं भले उससे नाराज हूँ, लेकिन जानबूझकर उसकी खुशियाँ में आग नहीं लगा सकता है। उसने बहुत मेहनत करके अपना संसार बसाया है। मेरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके आयकर अधिकारी बनी है। मैं ये नहीं कर सकता। देखिए शर्मा जी,
मेरा एक ही बेटा है और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। उसका पति कब ट्रक के नीचे आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा मत करिए आप साइनी जी, आप समझते क्यों नहीं हो? ये संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता शर्मा जी। वो नहीं तो आप दोनों से ही। आप नहीं माने तो मैं आप दोनों की नौकरी खा जाऊंगा। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं साइनी जी, ये संभव नहीं है। सब संभव है शर्मा जी। आप मुझे कल विचार करके बता दीजिए, नहीं तो परसों आप परिणाम देखेंगे। ठीक है साइनी जी, मैं बताता हूँ आपको। सांसद महोदय निकलकर चले गए। श्यामा देवी दरवाजे से पीछे खड़े होकर सब सुन रही थी। वो तेजी से हॉल में आई। ये क्या हो रहा था जी? शर्मा जी चुप थे। ये तो साफ साफ धमकी देकर गए हैं। क्या करूं श्यामा, समझ नहीं आ रहा है। मैंने 3 सालों में कभी भी अपनी बेटी से बात नहीं की। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाती रही, तब भी मैंने उससे बात नहीं की। और अब उसके जीवन की सारी खुशी छीनने के लिए बात करूं? ये तो उचित नहीं है। आप ठीक बोल रहे हैं जी। ना जाने अचानक से मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। तुमको क्या लगता है श्यामा, ये सांसद कुछ करेगा या सिर्फ ऐसे ही धमका रहा था? कुछ बोल नहीं सकते जी। इनकी सरकार में काफी पकड़ है। गलत ढंग से आरोप लगाकर फंसा भी सकता है। श्यामा देवी बोली। वैसे भी कुछ रेत ठेकेदार के ऊपर आपने शिकंजा कसा था। ये सब राजनीति से प्रेरित ही होते हैं। तुम ठीक कह रही हो श्यामा, पर बेटी को तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, कल परसों तक देख लेते हैं। दूसरे तीसरे दिन भी दोनों ने हिम्मत नहीं की मीता से बात करने की, और पूरा दिन शांतिमय तरीके से गुजर गया। मीता के लिए भी, सुबोध के लिए भी, और उसके माता पिता के लिए भी। इन 2-3 दिनों में मीता और सुबोध की बात भी हुई थी, परंतु मीता ने आई गई बात हो गई करके सुबोध को इन घटनाओं के बारे में नहीं बताया था। इधर मीता के पिता भी 3 दिनों से थोड़ी रिलैक्स हो गए थे कि सांसद सिर्फ गीदड़ भभकी ही दे रहे थे। वो अब शायद शांत हो गए हों। हालांकि विभाग में थोड़ी सुगबुगाहट थी कि शर्मा जी के खिलाफ बड़ी शिकायत हुई है। चौथे दिन अचानक सचिव कार्यालय से शर्मा जी के सस्पेंशन का पत्र आया। वो एकदम विचलित हो गए। वो लगातार दिन भर सचिव से मिलने की कोशिश करते रहे, पर सचिव ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने विभागीय मंत्री से भी मिलने की कोशिश की, परंतु उन्होंने भी समय नहीं दिया। शर्मा जी को समझ में आ गया कि ये सांसद महोदय की करतूत है। वो जब पूरी तरह से हताश हो गए तो पत्र लेकर के घर आ गए। घर पर पत्नी इंतजार कर रही थी। वो पत्र को टेबल पर पटक कर रोने लग गए। क्या हुआ जी? श्यामा देवी ने पूछा। तुम ही देख लो क्या हुआ है। श्यामा देवी ने देखा कि ये उनके सस्पेंशन का पत्र था। वो एकदम दुखी हो गई और बोली, ये उसी सांसद की करतूत है जी। श्यामा, मेरे 25 साल की नौकरी में मुझ पर कभी दाग नहीं लगा, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं क्या करूं बताओ? मैं क्या बताऊं जी, आपको तो मालूम ही है कि ये किस लिए किया जा रहा है। ये सब कल समाचार पत्र में आ ही जाएगा, और वे लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। अभी ये खबर मीडिया वालों को नहीं दी गई है श्यामा। मैं अगर उनको फ़ोन करके नहीं बताया तो वो इस खबर को मीडिया में फैला देंगे। पर हमारी नौकरी को बचाने के लिए बेटी का जीवन दांव में लगाना उचित है क्या जी? नहीं श्यामा, मुझे अपनी नौकरी की चिंता नहीं है, ना ही तुम्हारी नौकरी की चिंता है। लेकिन जो लोग मेरी नौकरी और तुम्हारी नौकरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या उसके पति को जान से नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं जी। उन्होंने तो साफ साफ धमकी भी दी थी। श्यामा देवी बोली। तो क्या करूं बताओ? मीता से तो बात करना ही पड़ेगा। मेरी तो इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं है श्यामा। तुम करो ना बात। नहीं नहीं, बात आप ही करोगे तो वो समझदारी से जवाब देगी। मैं उसे फ़ोन लगाती हूँ, कहकर श्यामा देवी ने मीता को फ़ोन लगाया। मीता रूम पर ही थी। अचानक उसने देखा कि घर से फ़ोन आ रहा है। हेलो मीता, मैं मम्मी बोल रही हूँ। मम्मी, आपने फ़ोन किया? पापा को पता नहीं है क्या? मीता बोली। पता है, तेरे पापा ही बात करने के लिए फ़ोन लगवाए हैं। अच्छा, पापा से बात करने के लिए तो मैं तड़प ही गई हूँ। मम्मी, उन्हें फ़ोन दो। श्यामा देवी ने मिस्टर शर्मा को फ़ोन दिया। हेलो मीता। अपना नाम पापा के मुंह से सुनकर मीता के आंखों में आंसू आ गए। हेलो पापा। और मीता रोने लगी। हाँ बेटा मीता, तुम रो रही हो? आप नहीं जानते पापा, आपसे बात करने के लिए मैं कितना तड़पी हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैं आपके सपने तोड़े, आपको हमेशा निराश किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, उल्टा तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं पता नहीं क्यों तुमसे इतने साल नाराज रहा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटी। मैं जानती हूँ पापा, और मुझे यकीन था एक दिन आप मुझे माफ़ कर देंगे। पता नहीं बेटा मैं अच्छा हूँ या बुरा, पर हर दिन मैं तुमको याद करता हूँ। मैं भी पापा। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपको याद नहीं किया।
अचानक उसके पापा रोने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। बताइए पापा, क्या बात है? बेटी, हमारा परिवार एक बड़ी मुसीबत में आ गया है। कैसी मुसीबत पापा? क्या तुम्हारे क्लास में कोई दीपक साइनी नाम का लड़का पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है पापा। वो डीएसपी की पोस्ट पर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है और बहुत ही बदतमीज है। क्या तुम्हें मालूम है उसके फादर यहाँ के सांसद हैं? हाँ, मुझे मालूम है। क्या दीपक के साथ तुम्हारा कोई घटनाक्रम हुआ है? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं पापा? प्लीज मुझे बताओ, कोई बात हुई है क्या? जी पापा, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पहले मेरे बारे में पता किया, फिर बार बार मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की। मैंने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, लेकिन एक दिन जब मैं और मेरी सहेली शाम को क्लास से वापस आ रहे थे तो उसने रास्ते में ही हम लोगों को रोक लिया और मुझसे शादी करने की बात करने लगा। उसने सुबोध के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मैंने गुस्से में आकर उसे तमाचा जड़ दिया। उस दिन तो वो चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरे दिन जब मेरी शिकायत के बाद डायरेक्टर सर ने उसे डांटा तो वो बाहर निकलकर उसने मुझे धमकी दी कि देखो मैं अब क्या करता हूँ। उसने ये भी कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो उसे जान से मरवा देगा। इसलिए मैंने उसकी चर्चा ना तो माँ से की और ना ही सुबोध से। पर ये सब के बारे में आप कैसे जानते हैं पापा? उसके फादर जो यहाँ के लोकल सांसद है ना। हाँ हाँ पापा, वो 3 दिन पहले हमारे घर आए थे अपने बेटे की जिद के लिए हमको मजबूर करने। मतलब उसका बेटा जिद कर रहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो वो मुझसे तुमको मांगने आए थे। क्या? मीता एकदम शॉक थी। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? आपने उनको बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ? बताया बेटा, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम लोग जिस डॉक्टर को दिखाते हो वो उसका फैमिली फ्रेंड है। उसने बता दिया कि सुबोध की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ पापा, अगर उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है तो मैं उसे छोड़ दूं? वो सांसद पागल तो नहीं हो गया है? मैं मर जाऊंगी लेकिन सुबोध को धोखा नहीं दूंगी। मैं जानता हूँ बेटा, पर तुम मेरी पूरी बात तो सुन। उसने सुबोध को जान से मार देने की धमकी दी है। हम दोनों की नौकरी को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा पापा, आप चिंता मत करिए। नहीं बेटा, उसने ऐसा कर दिया है। आज मुझे अपने विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? मीता हतप्रभ थी। हाँ बेटा, आज उसने मुझे झूठे केस में सस्पेंड करा दिया और हो सकता है 2-4 दिन में तेरी मम्मी को भी सस्पेंड करा दे। मेरी 25 साल की ईमानदारी की सर्विस में उसने आज दाग लगा दिया बेटा। मैंने सचिव और मंत्री से मिलने के लिए ट्राई भी किया, परंतु उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उसने धमकी दी है बेटा, वो ये सब मीडिया में दे देगा और तब तक मुझे भी स्टैंड नहीं करेगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। और उसने सुबोध को भी ट्रक से कुचलने की कोशिश की है। मीता ये सब सुनकर रोने लगी। मैं क्या करूं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपनी और तेरी मम्मी की नौकरी की चिंता नहीं है बेटा, पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो सुबोध को भी जान से भी मार सकते हैं। मैं ही मर जाती हूँ पापा, मीता रोते रोते बोली। मेरे मर जाने से सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। अगर तुमने कुछ कर लिया तो 3 लोगों के जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा, तुम्हारी मम्मी और सुबोध का। तुम्हें तो कोई और रास्ता सोचना होगा बेटा। मैं क्या करूं पापा, मेरी वजह से 3 लोगों के जीवन को खतरा हो गया है। वो अब भी रो रही थी। मेरी वजह से आपके जीवन में भी परेशानी ही परेशानी हो रही है पापा। मैं आपके लिए श्राप बनकर आई हूँ पापा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको बार बार मेरी वजह से लज्जित होना पड़े। और क्या रास्ता है पापा, आप ही बताइए। वो कमीना सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। वो मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएगा पापा। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ पापा? वो जोर जोर से रोने लगी। तू घर आ जा बेटा, मैं सुबह तुझे लेने आता हूँ। और सुबह से तो बिल्कुल चर्चा मत करना, नहीं तो वो कुछ कर ना बैठे। हाँ पापा, अगर उसे पता चला तो वो दीपक की जान ले लेगा, लेकिन आप दोनों की परेशानी बढ़ जाएगी और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरे और सुबोध की वजह से दोबारा आप लोगों के जीवन में परेशानी आई। मुझे आप लोगों को परेशानी से बचाने के लिए उसके जीवन से अलग होना पड़ेगा। अगर उसे लगा कि आपने हमें अलग किया है तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। केवल एक ही तरीका है पापा, कि मैं उसे अपने से धोखा दूं। वो मुझसे भले नफरत करे, लेकिन वो मेरे नफरत के सहारे जीवित रहेगा। वो अब भी सुबह गई थी। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तुमको लेने आऊँगा। बाकी सुबोध को बताना है कि नहीं, तुम देख लो। नहीं पापा, मैं उसे अपने से अलग कर दूंगी। बार बार आपको मेरी वजह से लज्जित होना पड़े, ये मैं नहीं चाहती। आप सुबह आइए, मैं तैयार रहूँगी। अब मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ पापा, क्योंकि सुबोध अगर फ़ोन करेगा तो मुझसे उसे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है मीता। जी पापा, कहकर मीता ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया।
इधर थोड़ी देर बाद सुबोध ने मीता को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताया। उसने सोचा कि हो सकता है कि चार्जिंग ख़त्म हो गया हो, इसलिए उसने आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन लगाया। फिर से फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वो 2 घंटे तक 20 बार फ़ोन लगाने की कोशिश करता रहा, पर सब बेकार। अब भी फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। चूंकि रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो परेशान मन से ही शांत हो गया। उसने फिर फ़ोन नहीं लगाया। सोचा हो सकता है फ़ोन खराब हो गया हो। सुबह प्रशासन अकादमी ही जाकर देखूंगा, ये सोचकर वो सोने की कोशिश करने लगा, परंतु रात भर उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह मिस्टर शर्मा प्रशासन अकादमी पहले पहुंच गए। उन्होंने डायरेक्टर साहब से परमिशन लिया और मीता का सामान सहित आने की प्रतीक्षा करते रहे। डायरेक्टर साहब तो लगभग सारी घटनाओं को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे विशेष परमिशन दे दिया। थोड़ी देर में मीता आती दिखाई दी। वो आकर अपने पापा से लिपट गई और रोने लगी। मैं क्या करूं बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पापा बोले, मुझे घर ले चलिए पापा, नहीं तो सुबोध भी आ ही जाएगा। कल रात को उसने मुझे फ़ोन करने का प्रयास किया होगा और बात नहीं होने से पक्का अभी आता होगा। यहाँ से जल्दी चलिए। मिस्टर शर्मा ने उसका सामान उठाया और गाड़ी में डाली और घर की ओर निकल गए। मीता का शक एकदम सही था। थोड़ी देर बाद सुबोध वहां आ गया। पता चला कि थोड़ी देर पहले ही उसके पापा उसे आकर ले गए। उसे सुख मिश्रित थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा ये तो अच्छी बात है कि उसके पापा उसे ले गए, मतलब उनकी शायद नाराजगी दूर हो गई हो। पर मीता ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या ऐसी बात हो गई है? उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। उसने खड़े होकर फिर से फ़ोन ट्राई किया। मीता का फ़ोन अभी स्विच ऑफ आ रहा था। उसने सोचा शायद कोई घरेलू मैटर हो और मुझे शाम तक प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। आखिर वो अपने घर ही गई है, सोचकर वहां से लौट गया। शाम तक ना तो मीता का फ़ोन आया और ना ही उसके घर से किसी का फ़ोन आया। अब वो थोड़ा परेशान होने लगा। उसे लगा कि एक बार उसे मीता के घर जाकर देख लेना चाहिए कि मीता सुरक्षित है या नहीं। वो थोड़ी ही देर में मीता के घर पहुंच गया। मीता का घर ऑफिसर्स कॉलोनी में था, इसलिए उसके घर से लगे हुए और भी कई अधिकारियों के घर थे। वो चुपचाप जाकर घर के बाहर खड़ा हो गया और कॉल बेल बजाया। थोड़ी देर में श्यामा देवी ने दरवाजा खोला। जी, मेरा नाम सुबोध है। क्या मीता है घर पर? श्यामा देवी चुप थी। क्या मीता मेरी पत्नी यहाँ आई है? मुझे प्रशासन अकादमी से पता चला है कि उसके पापा सुबह उसे लेने गए थे और वो उनके साथ वो वहां से अपने घर के लिए निकली है। बताइए ना माँ जी, क्या वो घर आई है? श्यामा देवी कुछ नहीं बोली और दरवाजा बंद करके चली गई। सुबोध वहीं खड़ा रहा। बाहर सुबोध आया है, मीता की माँ ने उसे बताया। क्या वो बाहर खड़ा है? मीता बोली। हाँ, और तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं क्या करूँ पापा, आप बताइए। ये तो होना ही था। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता है। मेरे गुनाहों की सजा उसे मिल रही है और आप दोनों को भी। वो सुबकने लगी। अब आप ही जाइए और उसे बताइए कि मैंने उसे छोड़ दिया है। मेरी तो हिम्मत नहीं है उसके सामने जाने की। प्लीज़ आप ही जाइए और उसे बताइए। उसके पापा चुप बैठे। तभी फिर से घंटी बजी। मैं अब नहीं जाऊंगी बाहर। वो मुझसे सवाल जवाब करेगा जिसके उत्तर मेरे पास नहीं है। श्यामा देवी बोली। जाओ ना माँ, उसको बोलो कि पापा आ रहे हैं। मीता रोते हुए बोली। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है जी। श्यामा देवी बोली। जाओ बोल दो कि मैं आ रहा हूँ। श्यामा देवी डरते घबराते हुए दरवाजा खोली। आप बताती क्यों नहीं है? मेरी मीता है क्या यहाँ? आधे घंटे से खड़ा हूँ, आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप मुझे बस ये बता दीजिए कि वो यहाँ है कि नहीं है। मैं चुपचाप चला जाऊँगा, बाद में उसे ले जाऊँगा। चिंता मत करिए, आप लोगों के फैमिली मैटर में कोई दखल नहीं दूंगा। सुबोध बोला। मीता के पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, यहीं रुको। सुबोध को थोड़ा अजीब सा लगा। आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? जो भी बात थी वो मीता तो मुझे बता ही सकती थी। वो एकदम संशय की स्थिति में था। तभी उसके पापा बाहर आते दिखाई दिए। वो बाहर आकर खड़े हो गए और सुबोध ने पूछा, सर, आप लोग बताते क्यों नहीं हैं? मेरी मीता कहाँ है? वो घर पर है कि नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो इतना बता दीजिए कि वो ठीक है कि नहीं और घर में है। देखो सुबोध, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 3 साल पहले जब तुमने मीता से शादी की थी तो उसे अपने अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं थी। वो तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, ये जानते हुए कि तुम्हारे पास रहने खाने के लिए भी ठीक ढंग से नहीं है। वो अपने परिवार माता पिता को छोड़कर तुम्हारे पीछे चली गई। तो सुबोध थोड़ा आशंकित हो गया। तो आज जब वो अपने पिता के समकक्ष अधिकारी बन गई है तो उसे आसमान में उड़ने दो। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? मतलब मैं नहीं समझा सर आपका। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं उसको उड़ने नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो मर कर भी उसके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो सुबोध। मिस्टर शर्मा सीधे सीधे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ सर, प्लीज़ बताइए।
सुबोध बोला। सुबोध, तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसकी दुनिया बदल गई है, उसका स्टेटस बदल गया है। तुम उसको अपने स्टेटस के हिसाब से जीने दो। आप मुझे घुमाकर क्यों बोल रहे हैं सर? साफ साफ बताइए क्या बात है। साफ साफ बात यह है कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। शर्मा जी का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। सुबोध एकदम से शॉक्ड हो गया। क्या क्या बोले आप? फिर से बोलिए। मैंने बोला ना सुबोध, मीता तुमसे अलग होना चाहती है। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सुबोध, वो सचमुच तुमसे अलग होना चाहती है। झूठ बोल रहे हैं आप, सुबोध चिल्लाते हुए बोला। ये सच नहीं हो सकता। कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक क्या हो गया? आपने भड़काया उसको? मेरी मीता ऐसा नहीं कर सकती है। उधर मीता ऊपर के कमरे से पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। मैं सच कह रहा हूँ सुबोध, देखो इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ जाओ तो अच्छा है। वो अब तुमसे निभा नहीं सकती है। ऐसा उसने कहा? सुबोध ने पूछा। ऐसी ही उसकी मंशा है। नहीं, मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रहे हैं। मीता ऐसा कर ही नहीं सकती है। मुझे उसके ऊपर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। आप मीता को बुलाइए। मीता, मीता बाहर आओ। मीता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। देखो, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप उसे अभी बुलाइए। मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। वो अभी भी रो रहा था। आप उसे बाहर बुलाइए। मीता, मीता, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? देखो तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं। बाहर आओ और बताओ कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कहकर वो झुककर रोने लगा। ये सब सच है सुबोध, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उसे भूल जाओ। आप समझते क्यों नहीं है सर? मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। बस एक बार आप उसको बुला दीजिए। मीता, मीता बाहर आओ मीता। वो जोर जोर से दीवार पीट कर रोने लगा। वो बारिश में भीगता गया। आप जब तक नहीं बुलाते मैं यहीं बैठूंगा। वो रोड के बीच में उसके घर के सामने बैठ गया। जोरों से बारिश हो रही थी। वो ठंड के मारे एकदम कांप रहा था और जोर जोर से रो रहा था। मीता भी ऊपर कमरे की खिड़की से छिपकर पर्दे में मुंह दबाकर रो रही थी। वो देख रही थी कि सुबोध ठंड के मारे कांप रहा है, फिर भी इतनी बारिश में सिर्फ उसके लिए रोड पर बैठकर रो रहा है। सुबोध, तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही उचित है। क्यों उसका इंतजार कर रहे हो? उसने फैसला ले लिया है। मिस्टर शर्मा बोले। तो बाहर आकर कहती क्यों नहीं है मुझसे? अगर ये सच होता तो वो खुद बाहर आकर कहती। मीता बाहर आओ, मीता बाहर आओ। वो चिल्लाता रहा। ये नाम मीता के कान में जोर जोर से पड़ रहे थे। इस आवाज की चोट उसके दिल तक जा रही थी। पर क्या करती, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सुबोध के सामने जा सके। लेकिन वो देख पा रही थी कि भारी बारिश में सुबोध बाहर बैठा हुआ है, भीग रहा है, रो रहा है और इससे इसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अचानक वो उठी, आंसू पोंछी और तेजी से बाहर निकल कर आई। तुम्हें समझ में नहीं आता? जब पापा ने बोल दिया मैं अलग होना चाहती हूँ तो वो सच ही बोलेंगे ना। चले जाओ यहाँ से, घर जाओ। सुबोध एकदम सौंप था। कौन सा घर मीता? तुम्हारे बगैर वो घर है क्या? और ये तुम बोल रही हो तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? क्यों मीता, क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई मीता? और अगर मुझसे गलती भी हो गई तो मुझे मारो, मुझे पीटो, पर भगवान के लिए मुझे अपने से अलग मत करो। मीता अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो लाख कोशिश कर रही थी पर उसकी आंखें भर आती थी और वो चेहरा पीछे करके अपने आंसू पोंछी। मैंने कहा ना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों मीता, क्यों? बस नहीं रहना चाहती। तुम्हें कारण बताना जरूरी नहीं समझती? नहीं, तुम्हें कारण बताना पड़ेगा। ये कहकर उसने मीता का हाथ पकड़ लिया। वो अब भी रो रहा था। मीता ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा उसे लगा कि सुबोध को तेज बुखार है। उसका हाथ एकदम गर्म था और वो एकदम कांप रहा था। कारण ये है सुबोध कि मैंने किसी और के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। अब तुम मुझे छोड़ो और घर चले जाओ। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो मीता? उसने हाथ की पकड़ ढीली कर दी। मीता ने अपना हाथ छुड़ा लिया। सुबोध दोनों हाथों से मुंह दबाकर रोने लगा। मीता देख रही थी कि सुबोध जोर जोर से रो रहा है और कांप रहा है। देखो सुबोध, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जियो। मीता बोले। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मीता कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या तुम किसी के दबाव में हो तो बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, पर मुझे मत छोड़ो मीता। भगवान के लिए मुझे मत छोड़ो। तुम धोखेबाज नहीं हो सकती हो मीता, भगवान के लिए बोल दो। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं धोखेबाज हूँ सुबोध, यही समझ के यहाँ से चले जाओ। मैं अब वापस नहीं आने वाली। मीता। सुबोध, सुबोध। मीता ने देखा कि सुबोध बेहोश हो गया। पापा, तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। मिस्टर शर्मा ने 108 को फोन किया और 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई। उन्होंने सुबोध को उठाया और गाड़ी में डाल दिए। भैया, ये उनके बड़े भाई का फ़ोन नंबर है, अस्पताल पहुंचकर तुरंत इलाज करिए और उन्हें फ़ोन करके बता दीजिए। इनकी स्थिति ठीक हो जाए तो मुझे फ़ोन करके बता दीजिए प्लीज़, ये मेरा नंबर है। पापा, आप डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दीजिए,
उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी आत्मा है वो, कुछ भी करें लेकिन उन्हें तत्काल ठीक करें। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन कर देता हूँ। होश में आने के बाद वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े रो रहा था। उसका बड़ा भाई सामने ही बैठा था। उसने मुझे धोखा दे दिया भैया, वो किसी और से शादी करेगी कहती है। मैंने जान से चाहा उसे, उसके सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की, और उसने क्या किया? सब पाकर उसने मुझे छोड़ दिया। आज मैं मर गया भैया, आज मैं मर गया। चुप हो जा भाई, ये बड़े घर के लोगों की सोच के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कब क्या कर देंगे कुछ बता नहीं सकते। ऊपर से तुम्हारा बच्चा नहीं था, माँ बनी होती तो शायद तुझे कभी नहीं छोड़ पाती। अब बच्चा नहीं है तो उसके पास तो अवसर है। सुबोध ये सब ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा भैया शायद ठीक कह रहे हैं। बच्चे की लालच में कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रही है। वो क्या सिर्फ बच्चे के लिए मुझे धोखा दे सकती है? उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी अपना स्टेटस बड़ा बनाएगा और मीता को एक बार जरूर दिखाएगा कि जिस स्टेटस के लिए उसे छोड़ दिया था अब उसका भी है। इधर मीता को जब पता चला कि सुबोध सुरक्षित है, उसने गहरी सांस ली। मीता जानती थी कि अपने माता पिता के सम्मान और सुबोध की जान बचाने का यही एक रास्ता है, इसलिए उसने ऐसा किया। नफरत और गुस्से के सहारे आदमी ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है, और वो इसी के तर्ज पर जानती थी कि सुबोध उसे भले रोज गुस्से में याद करेगा पर जीवित रहेगा। धोखा खाने के बाद इंसान मरता नहीं है, बल्कि और ज्यादा सावधान हो जाता है। वो फूंक फूंक कर कदम रखता है और कई बार तो बदला लेने की भी कोशिश करता है। मिस्टर साहनी, मैं मिस्टर शर्मा बोल रहा हूँ। ओह हाँ मिस्टर शर्मा, आपने क्या डिसाइड किया? मीता आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। बस आपकी एक ही शर्त है कि आप लोग सुबोध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लाइए पिताजी, मुझे बात करने दीजिए। तभी मीता बोली, देखिए अंकल जी, मैं सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए एग्री हुई हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें वापस जॉब दिलवाइए। देखो बेटा, तुम जितनी जल्दी मेरे बेटे से शादी करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे पापा री-स्टैंड हो जाएंगे। पहले शादी तो हो जाने दो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छी बहू की तरह यहाँ सारे रिश्ते निभाओगे। सांसद महोदय बोले, मेरी ओर से कभी किसी के सम्मान में कमी नहीं होगी, परंतु आपके बेटे के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही ब्याहता थी और अपने पति से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, मैं दीपक को इस बात को समझा दूंगा। तुम शर्मा जी को फ़ोन दो। हाँ हेलो शर्मा जी, देखिए मैं एक हफ्ते बाद की शादी का निमंत्रण भेज रहा हूँ। आपकी ओर से भी तैयारी कर लीजिए, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। एक हफ्ते में प्रशासन अकादमी का भी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, फिर दीपक और मीता दोनों फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम शादी का आयोजन कर लेंगे। ठीक है साहिनी जी। मीता उस दिन वापस प्रशासन अकादमी चली गई। वो अंदर से इतनी टूट गई थी कि उसके चेहरे से मुस्कान ही गायब हो गई थी। जब वो अपने रूम पर पहुंची तो अंजलि वहीं पर बैठी थी। उसे देखते ही मीता रोने लगी। अंजलि ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो अब भी रो रही थी। मीता, क्या हुआ, कुछ बताओगी? पहले तुम चुप हो जाओ मीता, थोड़ी शांत हुई। इधर बैठो और बताओ क्या हुआ है। क्या बताऊं अंजलि, आज मैं अपने आप में हार गई। मैं सोचती थी कि मैं बहुत सक्षम हूँ, बड़ी अधिकारी बन गई हूँ, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई मुझे मजबूर नहीं कर पाएगा। परंतु बेकार की बातें हैं। वो फिर रोने लगी। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा पहले चुप हो जाओ प्लीज, अंजलि बोली। मीता फिर थोड़ी शांत हुई। यार, उस नीच दीपक ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की। क्यों? क्योंकि वो मुझसे शादी करके उस दिन के थप्पड़ का बदला लेना चाहता है। क्या नुकसान पहुंचाया उसने तेरे परिवार को? उसने अपने पिता से कहकर सुबोध का एक्सीडेंट कराया, वो भी ट्रक से, और मेरे पापा को सस्पेंड करा दिया। वो फिर रोने लगी। अरे तू चुप हो जा, बार बार क्यों रोती है? रोने से क्या समस्या का समाधान निकल आएगा? नहीं ना। अंजलि थोड़ी कम इमोशनल और सुलझी हुई लड़की थी। तू आगे बता फिर क्या हुआ? परसों रात को सुबोध बेचारा मेरे घर आया मुझे लेने के लिए। वो बुखार में तड़पता हुआ मेरे घर के सामने रोड पर बारिश में बैठा रहा ताकि मुझे मना कर ले जा सके, पर मैंने उसे धोखा दे दिया। मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहती। ओह, ये तो बुरा हुआ। वो बेचारा तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। हाँ अंजलि, वो बुखार में वहीं पर बेहोश हो गया था। फिर पापा ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा। अभी वो ठीक है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया मीता, अंजलि बोली। मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आ रही है। तुझे उसे बता देना चाहिए था। बता देती तो वो जी नहीं पाता अंजलि। उसे जीवित और स्वस्थ रखने के लिए धोखा देना ही बेहतर था। हाँ ये तो तू ठीक बोल रही है, पर तेरे इस फैसले से तेरे जीवन पर कितना असर पड़ रहा है ये देख। तुझे दीपक से
साथ निभाना पड़ेगा। हाँ अंजलि, क्या करूँ मैं? उस नीच के साथ निभाना जैसे मेरे लिए कांटों पर चलने के समान है। मैं जानती हूँ अंजलि कि उसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए। वो मेरे शरीर को नोच नोच कर खाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ मीता, परंतु कितने दिन? ये तू उससे भावनात्मक लगाव खत्म कर देगी तो तेरे शरीर से भी उसका मन धीरे धीरे ऊब जाएगा। फिर वो तुझसे अलग रहने की कोशिश करेगा। बस यही एक तरीका है उससे अलग होने का। तुम कुछ ऐसा करो कि वो खुद से अलग होना चाहे। अंजलि ने कहा, मुझे अभी तो यही सोच सोच करके आत्मग्लानि महसूस कर रही हूँ कि जिस मन को, जिस शरीर को मेरे सुबोध ने इतने प्यार से सहज कर रखा है, उसे मुझे दीपक को छूने देना पड़ेगा। छी, पता नहीं मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा मीता, तू बस धैर्य रख और अपने ईश्वर पर भरोसा रख। चल अब सो जा, कहकर दोनों सो गए। अगले दिन क्लास के बाद दीपक उसके पास आया। रुको 2 मिनट, दीपक बोला। उठो यहाँ से, मुझे जाना है। मीता बोली, अब तो तुम मेरी बीवी होने वाली हो, बैठो। अभी बनी नहीं हूँ दीपक। मजबूरी में तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मुझे नहीं। देखो मीता, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मुझे जो तरीका तुम्हें हासिल करने का ठीक लगा मैंने वही किया। इसे तुम चाहत कहते हो दीपक? अगर तुम मुझे सचमुच चाहते, मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते। तुम्हें तो सिर्फ मेरे जिस्म से लगाव है। तुम्हें वही चाहिए ना, बस वो तुम्हें मिल तो रहा है। तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो गई। देखो मीता, तुम इस तरह मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा होगा। तुम्हारे एक्स हस्बैंड के लिए भी और तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी। सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं तैयार हूँ दीपक। ये बात तुम भूलना नहीं। मुझे ये भी मालूम है, मैंने जो तुम्हें तमाचा मारा था उसी की वजह से तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया है और बदला निकालने पर तुल गए हो। ऐसा ही समझ लो। पर अब तुम्हें मेरे ही साथ रहना है, ये अच्छे से याद रखना। अगर तुमने सुबोध से या उसके परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। एक बार तो ट्रक उसको सिर्फ ठोकर मारकर बचाकर निकल गई, अगली बार सीधे उसके ऊपर से जाएगी। सोच लियो रहो। इसलिए चुप हूँ दीपक। और मेरे पापा का क्या? उनसे क्या दुश्मनी है? मैं तो तैयार हो गई हूँ। अब उनको रीस्टैंड क्यों नहीं करवाते? उनकी जॉब उनको वापस दिलाओ। इतनी जल्दी क्या है? तुम शादी तो कर लो, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर उनको वापस दिलवा दूंगी उनकी नौकरी। पुलिस वाले होकर खुद अन्याय करते हो दीपक, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें पाने की इच्छा रखना बुरी बात है क्या? हाँ बिल्कुल बुरी बात है। मैं शादीशुदा हूँ, ये जानते हुए पाने की इच्छा रखना बुरी बात है। जिस तरीके से तुमने मुझे मजबूर किया वो बुरी बात है। क्या अच्छा है इसमें? देखो, मुझे बहस नहीं करनी है, मुझे तुम्हें पाना है बस। हाँ तो मिल रही हूँ ना तुमको, जो मन चाहे कर लेना। हटो अब यहाँ से, मुझे जाने दो। ये कहकर वो उठकर क्लास से निकल गई। 3-4 दिनों बाद उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। विवाह के पहले दिन मीता के पिता ने मीता से कहा, मैं जानता हूँ बेटा, तुमने हम सबके खातिर अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। नहीं पापा, बिल्कुल। मुझे तो संतुष्टि है कि मेरा जीवन आप सबके काम आ सका। संतुष्टि ना बेटा, खुशी तो नहीं है ना। देखिए पापा, कुछ चीज़ों को भाग पर ही छोड़ देना चाहिए। भाग में होगा तो खुशी कभी ना कभी मिल ही जाएगी। फिर सुबोध के साथ मैंने जो समय गुजारा, आपके सपने को पूरा किया, ये सब खुशी के ही पल थे। आप निश्चिंत रहिए, आपकी थोड़ी हिम्मत मेरे खून में है। इतनी जल्दी निराश होने वाली नहीं हूँ। और सुबोध के प्यार की ताकत तो मेरे साथ ही है। उसके पापा दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। वो बेटी के जीवन को बर्बाद होता देख रहे थे, परंतु कुछ नहीं कर पा रहे थे। मीता ने पिता के कंधे पर हाथ रखा, और सब ठीक हो जाएगा पापा, आप चिंता मत कीजिए। अगर हम ठीक हैं, सच्चे हैं, तो भगवान सब ठीक कर देंगे। क्या पता बेटा, मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। कोई घटना किसी की वजह से नहीं होता पापा, ये सब नियति का खेल होता है। ऊपर वाला सब पहले से लिखा रहता है, इसलिए मैंने इसे अपनी नियति मान लिया है। आप जाकर आराम करिए, क्योंकि कल मेरी शादी है। पापा की आंखों में आंसू थे, वो उठकर सोने चले गए। दूसरे दिन दीपक और मीता की शादी हो गई। सांसद ने बड़ा खर्चीला विवाह आयोजित किया था। सारे मंत्रीगण, विधायक उसके बेटे की शादी में आए थे। उदासी मीता के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, परंतु वो मुस्कुराने के लिए मजबूर थी। रात को सांसद के निजी आवास पर मीता तीसरी मंजिल से खड़ी होकर लोगों को देख रही थी। ये रौनक उसके दुख का कारण थी। जितना वो देखती उतना ही तकलीफ होती। रात के लगभग 12 बज गए थे। सब लोग जा चुके थे, लेकिन उसका पति अब तक घर नहीं आया था। वो तो प्रार्थना कर रही थी कि रात बिना उसके आए यूं ही कट जाए। पर अचानक 1 बजे के आसपास उसके कमरे की घंटी बजी। उसे समझ में आ गया कि दीपक आ गया होगा। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने दीपक ही था, परंतु उसके मुंह से शराब की बहुत दुर्गंध आ रही थी। तुम पी कर आए हो दीपक? हाँ मैं पी कर आया हूँ।
और तुम कौन होती हो पूछने वाली? अभी शादी करके बीवी बनाया है ना? हाँ, तो क्या हुक्म चलाओगी? चुपचाप नौकरानी की तरह यहाँ पड़ी रहो। मुझे शराब पीने वाले बिल्कुल पसंद नहीं दीपक, मीता बोली। तुमसे पूछा किसी ने? मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, पी कर आऊं। तुम बीवी हो, बीवी की तरह रहो, नहीं तो नुकसान तुम्हारे परिवार का होगा। तुमने मुझे झापड़ मारा था ना? देखो, आज मैंने तुमको हासिल कर लिया। क्या बिगाड़ लिया तुम्हारे परिवार वालों ने मेरा? वो सुपरवाइजर, क्या हैसियत है उसके मेरे परिवार के सामने? वो लोग कमजोर नहीं है दीपक, मैं चुप हूँ इसलिए वो लोग चुप हैं। अगर सुबोध को बता देती ना तो वो तुम्हें मार डालता। तड़ाक! दीपक ने अचानक मीता को तमाचा जड़ दिया। चुप करो बदतमीज, मेरी बीवी होकर उसके बारे में बात करती हो? याद रखना, जब तक तुम मेरी जरूरतें पूरी करती रहोगी तब तक वो जिंदा रहेगा, और मेरी जरूरत तुम जानती हो। मीता वहीं बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। रोने की नौटंकी मत करो, इधर आओ और मेरी जरूरत पूरी करो। भयंकर मानसिक पीड़ा के साथ मीता ने सरेंडर कर दिया। उसने अपना दिमाग शून्य कर दिया। वो भयंकर यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही थी, पर इतनी मजबूर थी कि कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के अंदर ये दर्द सहन करना उसके लिए आम बात हो गया था। दीपक के यौन उत्पीड़न को तो वो सहती ही थी, वरन कई बार तो उसके साथ मारपीट भी करता था। अब आगे क्या मोड़ आने वाला है जरूर सुनिएगा। क्या आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।